सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अदर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द डर्मिस। मतलब हमने स्किन खत्म कर लिया है, अब हम उसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि स्किन के अंदर एसेसरी स्ट्रक्चर्स और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। अब जो हमने क्या कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी थी, डर्मिस, पहले एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब डर्मिस में क्या होता है कि इधर टॉपिक हमारा कि स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द डर्मिस, कि डर्मिस में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। स्मॉल ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, हमें पता है कि यहाँ पे रेटिकुलर लेयर थी तो वहाँ पे स्मॉल ब्लड है, मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं। ठीक है। सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स भी वहाँ पे, सेंसरी नर्व्स एंडिंग क्यों है, ताकि हमें सेंसेशंस फील हो। ठीक है। अब जो हमारे स्वेट स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, वहाँ पे क्या हमारे डर्मिस के अंदर और क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स। जो स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है, एक, ठीक है, स्वेट 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 ग्लैंड्स है, वो क्या करेंगे, स्वेट रिलीज करेंगे। ठीक है। और उनकी डक्ट्स हैं और हेयर्स प्रेजेंट है हमारे डर्मिस के अंदर। ठीक है। और एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जिसे हम बोलते हैं एक्रेटर पिलाई मसल्स। ठीक है। एक्रेटर पिलाई मसल्स हमारे डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और क्या क्या प्रेजेंट है, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। मैंने क्या क्या बोला, देखो हमारे डर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स और उनकी डक्ट्स, हेयर्स, एक्रेटर पिलाई मसल्स और सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि हमने ब्लड वेसल्स क्यों है प्रेजेंट, ताकि ब्लड सप्लाई, और लिम्फ वेसल ताकि लिम्फ का ट्रांसपोर्ट हो, सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि हमें सेंसेशन फील हो, स्वेट ग्लैंड क्यों प्रेजेंट है और उनकी डक्ट्स क्यों प्रेजेंट है ताकि स्वेट रिलीज हो, हेयर्स क्यों प्रेजेंट है, हेयर्स ग्रोथ करते हैं हमारी उस पे, डर्मिस पे। ठीक है। अब जो एक्रेटर पिलाई मसल्स हैं वो क्या करती हैं, जो हमें गूज बम्प्स आते हैं ना, ये एक्रेटर पिलाई मसल्स गूज बम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रैक्ट करती हैं हेयर्स को, और फिर हेयर्स वो गूज बम्प्स, मतलब हेयर्स एक तरह से स्ट्रेट पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीट करते हैं सीबम। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एपिडर्मिस बना दी, डर्मिस बना दी, एक डायग्रामेटिकली से हम समझेंगे कि सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर ये पूरी डर्मिस है ना, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें लिम्फ वेसल्स भी होंगी, फिर आपकी क्या सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, आपकी एक्रेटर पिलाई मसल्स हैं। ये देखो, एक्रेटर पिलाई मसल्स का हेयर से जुड़ी हुई है। ठीक है। ये एक्रेटर पिलाई मसल्स हेयर से जुड़ी हुई है। ये क्या करेगी, जब एक फियर की सेंसेशन होगी, हमें डर लगेगा, तो ये क्या करेंगी कि एकदम से हेयर को पुल कर लेंगी और हेयर अपने डायरेक्शन से स्ट्रेट डायरेक्शन में टुवर्ड अलाइन हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, ब्लड वेसल्स होगी और स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, ये हमारी आपके किसमें, डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड इन द डर्मिस। ठीक है। अब सेंसरी नर्व एंडिंग्स का देखो हम रोल पढ़ेंगे ना, देखो द सेंसरी रिसेप्टर्स स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स। ठीक है। जो हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं उनमें 10 सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो आगे क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं स्पेशलाइज नर्व एंडिंग्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। जो किससे सेंसिटिव होती हैं, हमें किस तरह की सेंसेशंस फील्स कराती हैं, जैसे टच की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, हीट की, पेन की। समझो ये मेरी स्किन है, अब मैंने इस पे ऐसे पोक कर दिया पेन को, तो फिर मेरे को यहाँ पे पेन फील हुआ, और मेरे मतलब यहाँ पे मेरी जो डर्मिस की लेयर थी, यहाँ पे मेरी पेन की सेंसेशन, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स थी, उन्होंने उन नर्व एंडिंग से पेन की सेंसेशन को फील किया और मेरे ब्रेन तक सेंड किया। ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें फंक्शन करती हैं। ठीक है। हीट की, अगर मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लूँ तो वो सिग्नल भी नर्व एंडिंग से मेरे ब्रेन को जाएगा। ठीक है। प्रेशर, अगर मैं अपनी फिंगर को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, मेरी प्रेशर का सेंसेशन मेरी ब्रेन को फिर जा रही है। ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स सेंसेशंस को फील कराती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, पेन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस, और ये सारे सिग्नल कहाँ हो जाता है, ब्रेन को जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने नर्व, पेज फोल्डेड है शायद, यहाँ पे मैंने लिखा है कि द नर्व इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द डर्मिस बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस एंड आर ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय द सेंसरी नर्व्स। सिंपल है यार, कि ये जो डर्मिस में यहाँ पे सेंसेशन, समझ लो यहाँ पे हीट की सेंसेशन आई, फिर यहाँ से डर्मिस में जो नर्व सेंसरी रिसेप्टर्स थे, ये नर्व से स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगे। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन को जाएंगे। ठीक है। मतलब क्या है, ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन विया द सेंसरी नर्व्स। ठीक है। यही है इसका मतलब। ठीक है। ये मतलब सिंपल ये है कि जो डर्मिस से ये जो सेंसरी वो आपकी सेंसेशंस थी, सेंसरी से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी और फिर आपकी नर्व ब्रेन में जाएंगी, अल्टीमेटली ब्रेन में पहुंचना है। ठीक है। तो अब सेंसेशंस का मतलब क्या है। ठीक है। अब जो सेंसेशंस है ना, इसमें ना स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं ना, अभी रिसेप्टर्स बेसिकली
वैसे तो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे भी एक बेसिक डिस्कशन हम कर लेते हैं रिसेप्टर्स का। जैसे टच का सेंस, टच के लिए स्पेशल स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेसेनाइड्स कॉर्पसल्स। ठीक है, ठीक है। मेसेनियर्स कॉर्पसल्स हमें टच की सेंसेशन देते हैं। पेन के लिए पेन कॉर्पसल्स होते हैं, प्रेशर के लिए पकैनियन कॉर्पसल्स होते हैं, और हीट के लिए रूबिन्स रूबिन्स कॉर्पसल्स होते हैं। ठीक है, रूबिन्स एंड कॉर्पसल्स। ठीक है, सिर्फ रूबिन्स कॉर्पसल्स है। ठीक है, और कोल्ड के लिए एक स्पेशल कॉर्पसल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रूसर्स एंड बल्ब कॉर्पसल्स। ठीक है, क्रूसर्स एंड बल्ब कॉर्पसल्स। मैंने क्या बोला, टच के लिए मिसानियस कॉर्पसल्स, पेन के लिए पेन कॉर्पसल्स, प्रेशर के लिए कैनियन कॉर्पसल्स, हीट के लिए रूबिन्स कॉर्पसल्स, और कोल्ड के लिए क्रॉसस कॉर्पसल्स। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलें, तो अब हम एक एक करके सब स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे ना। पीछे हमने क्या पढ़ लिया, हमने कॉर्पसल्स, वो सेंसरी नर्व से वो रिसेप्टर्स पढ़ लिए, कौन कौन से रिसेप्टर्स थे कौन कौन सी चीज़ों के लिए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम याद करें कौन सा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन था डर्मिस के अंदर, स्वेट ग्लैंड्स थे। स्वेट ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स अब क्या सिक्रीट करते हैं डर्मिस के अंदर, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब हमें हीट कंडीशन होती है ना, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड समटाइम रेफर्स टू एज अ सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस और सिबेशियस ग्लैंड्स अलग अलग है। सिबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करते हैं, सीबम इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आर समटाइम रेफर टू एज द सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, एंड दी सुडोरीफेरस एंड, अब देखो सुडोरीफेरस है ना, अब सुडोरीफेरस में मतलब क्या है इसका, कि द वर्ड सुडोरीफेरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुडोर आर द स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन दैट प्रोड्यूसेस स्वेट। जो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स है ना, इसमें जो सूडो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं सूडोर। ठीक है, अब ये होते कैसे यार, दीज आर द स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन दैट प्रोड्यूसेस द स्वेट। ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो किसके, स्किन के, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, and they extend from the epidermis to the dermis and are found all over the body। ठीक है, अब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, बेसिकली ये डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। देखो, मैंने बोला था आपको ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है। देखो, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होंगे ये डर्मिस में होंगे और एपिडर्मिस तक जाएंगे, तभी तो स्वेट को ऊपर लेके आएंगे ना। ठीक है, अब ये इधर लिखा हुआ है कि इधर क्या लिखा हुआ है कि दे एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द डर्मिस एंड आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर, ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द पाल्म्स ऑफ हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ फीट। जो हमारा हाथ का पंजा है और पैर का जो सोल है, ये सबसे ज्यादा आपके स्वेट ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पाल्म्स ऑफ हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ फीट। ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड्स क्या रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, ये these regulate the body temperature by allowing sweat to evaporate from the body। ठीक है, अब देखो हमारे जो समझ लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सेस स्वेट को रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड, एक होते हैं एपोक्राइन। देखो मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्राइन एक एपोक्राइन। ठीक है, अब जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि दीज ओपन फ्रॉम द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन। ये क्या हो, जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, ये सबसे पहले इनका सबसे पहले थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के स्वेट ग्लैंड होते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी पे हर जगह, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि दीज ओपन फ्रॉम द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन। ये हमारी जो स्किन होती है ना, उसके टाइनी टाइनी पोर्स से निकलते हैं। ठीक है, अब ये इन ग्लैंड्स का, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, दीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द आयन एंड द नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीशन। जो हमारा बॉडी जब आयन और नाइट्रोजिनस वेस्ट की एक्सक्रीशन करती है, उसमें एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट की एक्सक्रीशन में। ठीक है, अब जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं ये कहाँ होते हैं, मतलब जो देखो, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है ना, वो एक्राइन ग्लैंड से ज़्यादा डीप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, लार्जर एंड डीपर फाउंड इन द अंडर आर्म्स। ये हमारे अंडर आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड द डीप सेक्शन ऑफ द ग्रोइन, हमारे
थाइज के बीच के सेक्शन, थाइज और पेल्विक रीजन के बीच वाले सेक्शन को हम बोलते हैं ग्रॉइन रीजन। तो हमारे ग्रॉइन रीजन में जहाँ पे हमारे जेनिटल्स होते हैं, वहाँ पर हमारे एपोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम ये एपोक्राइन ग्लैंड्स का हम ये देखेंगे कि दीज ग्लैंड्स आर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल एंड प्ले अ रोल इन द सेक्सुअल अरोजल्स। ये ग्लैंड सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होते हैं? इन द time of the sexual arousals. In the time of sexual arousal these glands are active and they will release the more sweat, ठीक है। and these glands open into the hair follicles and become active during the puberty। और ये ग्लैंड होते हैं ना, ये हेयर फॉलिकल्स के साथ भी जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले एपोक्राइन ग्लैंड्स होंगे ना, ये हेयर फॉलिकल्स के साथ भी जुड़े होंगे, ठीक है। ये वाले एपोक्राइन ग्लैंड्स ये हेयर फॉलिकल्स के साथ भी जुड़े होंगे, जिससे क्या होगा कि ये जब प्यूबर्टी हिट करेगी ना, जब हमारे बॉडी में चेंजेस आना शुरू होंगे तो ये तब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और ये ग्लैंड्स जो एपोक्राइन ग्लैंड्स नहीं ऐसा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ना, जो डीके हो जाता है, और ये सिंपली हम बोल सकें जिसकी अनप्लेजेंट ओडर होती है, ठीक है। जो हमारे एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ऐसा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हमारी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स पढ़े। तो स्वेट ग्लैंड में हमने इसको सुडोरिफेरस ग्लैंड बोलते हैं, लैटिन वर्ड से डिप्राइव्ड, जिसको हम सुडोर बोला है। और ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिलते कहाँ पे? हमारे पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट। दो टाइप के होते हैं, एक्राइन एपोक्राइन। एक्राइन में क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है एक्राइन, तो टाइनी पोर्स हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। और जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादा डीप होंगे, हेयर्स के साथ अटैच होंगे, अंडर आर्म्स में होंगे, ग्रोइन में होंगे और सेक्सुअल अरोजल्स में प्ले करेंगे रोल। और ये प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़े होंगे और वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे, और ये ऐसा स्वेट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी अनप्लेजेंट ओडर है। तो हमने स्वेट ग्लैंड्स भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट एसेसरी पार्ट ऑफ द डर्मिस हम पढ़ेंगे, विच इज द हेयर। तो अब हम हेयर पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द हेयर? हेयर क्या होता है? हेयर हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं मैक्सिममली, ठीक है। तो अब हेयर्स की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो हेयर्स आर द डेड स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ द हार्ड एंड प्रोटीन नोन एज द केराटिन। के हेयर्स जो होते हैं हमारे, वो एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं केराटिन। अब केराटिन प्रोवाइड्स द बॉडी विद इन अ प्रोटेक्टिव टफनेस फॉर द एंटायर सरफेस। अब जो केराटिन होता है ना, ये हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव और टफनेस प्रोवाइड करता है। अगर आप हेयर्स को ऐसे मतलब बड़े ज़्यादा हेयर्स को कंबाइन कर लोगे ना, तो वो स्टील से भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द केराटिन। केराटिन प्रोड्यूस द बॉडी विद इन keratin produces the body with a protective toughness and for its entire surface। हेयर एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। अब ये पूरी स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हेयर है ना, वो हेयर फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हेयर का पूरा स्ट्रक्चर हम आगे इसको देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ी हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो ज़रा थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, चलो कोई नहीं। हम कहाँ पर थे कि हम हेयर फॉलिकल पे थे कि हेयर फॉलिकल क्या होता है कि द हेयर फॉलिकल इज अ टनल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है। अब हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हेयर फॉलिकल। की हेयर फॉलिकल क्या होता है? हेयर का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कि द हेयर फॉलिकल इज अ टनल शेप। ये एज अ टनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऐसा टनल शेप स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ अ बेसिकली a tunnel shaped structure in which the epidermis of the skin, मतलब ये एपिडर्मिस, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है ना, वहाँ पे एक टनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर की ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट होती है। हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग एट द बॉटम ऑफ द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल के हमारे बॉटम पे हमारा क्या होता है? हेयर फॉलिकल ग्रो करता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल जो हमारा हेयर होता है ना, वो कहाँ से सबसे ज़्यादा बॉटम, मतलब किसके बॉटम से ग्रो करता है? हमारे हेयर फॉलिकल के बॉटम से ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है कि हेयर का सबसे ज़्यादा पहले हमने क्या बनाया हुआ है? हेयर बनाया हुआ है, ठीक है। हेयर किस पे सबसे ज़्यादा ग्रो करता है? स्किन पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। हमारा ये जो टनल शेप स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये टनल शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने पीछे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट हो गए, जो हमारे हेयर फॉलिकल है, टनल शेप स्ट्रक्चर, इसके साथ ही हमारे सेबेशियस ग्लैंड होंगे, ठीक है, इसके साथ ही हमारे सेबेशियस ग्लैंड होंगे, ठीक है। तो हमारे जो हेयर फॉलिकल है ना, हेयर फॉलिकल हमने क्या क्या कर लिया है कि हेयर फॉलिकल में हमने स्पेशियस ग्लैंड पढ़ने, तो स्पेशियस ग्लैंड मैंने आपको पीछे बताया था कि स्पेशियस एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं सीबम। सीबम इज अ वैक्सी ऑयली और ग्रीसी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, एंड इट मेंटेन दी हेयर हेल्थ, ठीक है। जो हमारा जो सीबम होता है ना, ये एक तरह से जो हमारा हेयर है ना, उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना, और उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि हमारा हेयर जो है वो ड्राई होके मर ना जाए, ठीक है। मतलब सिंपल है कि जो सीबम इज अ वैक्सी ऑयली नेचुरल ऑयल दैट मेंटेन्स द हेयर हेल्थ, इट्स फंक्शन इज टू लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन एंड द डिफेंस ऑफ द हेयर, ठीक है। अब जब हमारा सीबम, एक कंडीशन होती है कि जिसमें हमारा सीबम का नंबर हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होता है, फिर अगर मैंने क्या बोला कि जब सीबम क्या है, वो आपका ऑयल है, ठीक है, जब ऑयल इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी हमारी फेस पे क्या होगा, हमारी स्किन पे क्या होगा, ऑयली स्किन हो जाएगी, और या उससे ऑयली स्किन से क्या हो सकता है, एक्ने भी हो सकती है, ठीक है, होती है ना हमें एक्ने फेस पे, ठीक है, हमारा फेस है तो फेस पे ऐसे डॉट डॉट से हो जाएंगे, ब्लैक कलर के मार्क्स हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्ने, ठीक है, एंड विच इज ड्यू टू द ऑयली स्किन, ठीक है। अब एक एक फंक्शन हमने क्या क्या पढ़े, लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन एंड से डिफेंस, ये क्या प्रो कौन करता है, ये हमारी उसमें स्किन में आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड्स का फर्स्ट फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन, कि ये सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम रिलीज करते हैं, सीबम क्या करते हैं कि इट कोट्स द हेयर शाफ्ट एंड एज इट ग्रोस कीपिंग द हेयर फ्लेक्सिबल एंड प्रिवेंटिंग टू बी ड्राई एंड ब्रिटल, प्रिवेंट, कि हमारा जो लुब्रिकेशन जो सीबम में होता है, हमारे हेयर होता है ना, हेयर का जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो हेयर शाफ्ट बोलते हैं उसे, ये हम आगे देखेंगे कि जो हेयर शाफ्ट होता है ना, हेयर मतलब सिंपल हेयर को सीबम क्या करता है, सीबम हेयर को फ्लेक्सिबल करता है और प्रिवेंट करता है हेयर को क्या होने से, उसकी की हमारा हेयर ड्राई ना हो जाए और ब्रिटल ना हो जाए, मतलब टूट ना जाए, ठीक है। अब प्रोटेक्शन का फंक्शन क्या है कि जो हमारा सीबम होता है ये एक हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रेजिस्टेंस या वाटर रिपेलिंग लेयर बना लेगा हमारे हेयर पे, ठीक है, वो एक्ट एज अ बैरियर एक्ट करेगी। अब ये और इससे क्या होगा कि ये किस चीज में हेल्प करेगा, लॉक करेगा, लॉक इन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट फ्रॉम लूजिंग टू मच वाटर, ताकि ये ऐसी लेयर को बना लेगा ना, मतलब ये सीबम है ना, ये सीबम ये हेयर पे ऐसी लेयर बना लेगा ना, जिससे क्या होगा, वो हाइड्रोफोबिक लेयर होगी ना, जो वाटर को रिपेल करेगी ना, और ये मॉइस्चर को लॉक इन करने में हेल्प करेगी, ठीक है, मतलब वाटर को पकड़े रखने में हेल्प करेगी, मगर वाटर रिपेलिंग है, मतलब जो इनर वाटर है वो रिपेल नहीं हो, मतलब जो आउटर वाटर है वो तो आएगा नहीं अंदर, और जो इनर वाटर है वो अंदर ही कैप्चर होगा, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम लूजिंग टू मच वाटर, ठीक है। अब जो डिफेंस का फंक्शन है, डिफेंस का फंक्शन क्या है कि सीबम इज स्लाइटली एसिडिक, जो सीबम होता है ना उसका पीएच होता है एसिडिक, मतलब 7 से नीचे होगा, ठीक है। अब फॉर्मिंग द एसिड मेंटल, ठीक है, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब जो स्किन सीबम में स्लाइटली एसिडिक होता है, ये एसिड मेंटल चीज बनाता है, ठीक है, एंड दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ये किससे हेल्प करेगा, हमें हमारे हेयर को और हमारी स्किन को किससे हेल्प करेगा कि ये हम मतलब वो माइक्रोबियल अटैक अंडर को ना कर लें या बैक्टीरिया फंजाई उस पर अटैक ना करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि हम पार्ट्स ऑफ द हेयर, सो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द हेयर। तो हेयर्स के बेसिकली 3 टाइप पार्ट्स होते हैं, एक होता है शाफ्ट और द हेयर शाफ्ट, होता है रूट, और एक होता है शाफ्ट और एक होता है रूट, ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, और उसके भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब शाफ्ट, व्हाट इज अ शाफ्ट, पोर्शन ऑफ द हेयर दैट लाइज अबव द स्किन सरफेस, जो टॉप मतलब टॉप मोस्ट पोर्शन होता है जो हमें विजिबल होता है, ठीक है, ऐसा पोर्शन जो स्किन के सरफेस के ऊपर हो या जो हमें विजिबल हो उसे बोलते हैं हम शाफ्ट, बट ऑल्सो रन्स टू द सेंटर ऑफ द हेयर, ठीक है, हेयर के सेंटर तक जाएगा वो, ठीक है, ऐसा पोर्शन जो स्किन के ऊपर और हेयर के सेंटर तक जाए। अब रूट, व्हाट इज अ रूट, रूट पोर्शन ऑफ द हेयर लाइज अंडरनीथ द स्किन, मतलब स्किन के अंदर है वो जो हमें विजिबल नहीं है, इनसाइड द फॉलिकल, मतलब टनल शेप स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब अंदर, ठीक है, अंदर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लेयर्स ऑफ हेयर, मतलब पार्ट तो मैंने बता दिए कि एक आउटर है, मतलब ये तो आउटर वाला है ना, इसके नीचे भी होगा, एक आउटर वाला शाफ्ट है और इनर वाला रूट है, ठीक है। अगर ऐसा मोर अच्छे से समझे तो मतलब मैंने सिंपल बताया ना कि समझ लो ये तुम्हारी स्किन है,
और फिर ये इतना पोर्शन तुम्हारा क्या है, शाफ्ट है, और इस जो अंडरग्राउंड वाला पोर्शन है इसे हम रूट बोलेंगे। ठीक है, अब हम लेयर्स की बात करेंगे कि हेयर्स की लेयर कितनी होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं, एक होता है क्यूटिकल, एक होता है कॉर्टेक्स, होता है मेडुला। क्यूटिकल हमारी आउटर लेयर होती है ना, ठीक है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो इनर इनर वाली लेयर होती है ना, और उसके अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा स्किन का पार्ट यही खत्म होता है। ठीक है, हमने एसेसरी स्ट्रक्चर्स कर लिया, और हमने कुछ दिन पहले हमने हमने स्किन की बेसिक वीडियोस भी बना ली थी, जिसमें हमने स्किन के लेयर्स को प्रेजेंट कर लिया था। ठीक है, डिस्कस कर लिया था। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।